ये सिर्फ मेरे यहाँ और मैं इसे ले जाऊंगा। ये आवाज़ सुनीता की नहीं थी। रमेश भी हैरान था कि ये आवाज़ सुनीता की नहीं और किसकी हो सकती है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये आवाज़ उस जिन की है, उस खौफनाक जिन की, जिसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। आगे देखते हैं इस कहानी में सुनीता के साथ क्या हुआ। ऐसे कौन सी घटना घटी जिसके कारण उस जिन का वास उस सुनीता में हो गया। कहानी शुरू होती है 2004 में वसई शहर में। सुनीता और रमेश दोनों वसई में रहते हैं। दोनों बहुत खुश हैं, छोटी सी फैमिली है। ये तब की कहानी है जब वसई इतना डेवलप नहीं हुआ था। छोटे घर थे। सुनीता और रमेश का घर भी बहुत छोटा था, लेकिन बहुत खुश थे। उनकी खुशी की वजह यह भी थी कि उनके घर में एक छोटा बेबी आने वाला था। सुनीता प्रेग्नेंट थी। बहुत खुश थे। हर रोज वो रात को सैर पे जाया करते थे खाना खाने के बाद। आज भी वो सैर पे जाने वाले थे, लेकिन आज रमेश ने बोला कि हम आज बाहर चलेंगे कहीं सैर पे, क्योंकि पहले वो छत पे ही टहल लेते थे। सुनीता को भी काफ़ी दिन हो गए थे घर से बाहर निकले, तो वो आज रोड पे सैर करने जाते हैं। बहुत सुनसान रोड थी, 3-4 ही घर थे उस रोड पे, 3-4 शॉप्स थी, लेकिन अब वो बंद हो चुकी थी। रात का समय था। दोनों बातें करते हैं, खुश हैं दोनों। चलते हैं, सुनसान एरिया है, बिल्कुल सुनसान। आगे बातें करते करते जब वो पहुंचते हैं, बिल्कुल सुनसान एरिया है। रास्ते में कोई भी उनको नहीं मिल रहा, सिर्फ सुनीता और रमेश है। सुनीता रमेश से बातें करती करती देखती है कि एक पुराना खंडर महल टाइप है और उसके पास ही एक पुराना पेड़ है। वो उसकी तरफ देखती है और देखते ही रह जाती है। वो महल की तरफ ही देखती रहती है। रमेश उसको बोलता है कि ऐसे पुराने महल और पेड़ के नीचे से नहीं गुजरते, तुम चलो, इसको इग्नोर करो, इसे ऐसे मत देखो। तो वो सुनीता को लेके घर आ जाता है। लेकिन उस घटना के बाद, उस दिन के बाद, मानो सुनीता थोड़ी सी चेंज होने लग गई थी। उसके बिहेवियर में, उसके रहने सहने में थोड़ा चेंज आ गया था। वो इतना चिड़चिड़ाने लग गई थी, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे गुस्से हो जाना उसका आम स्वभाव बन गया था। लेकिन रमेश हैरान था, क्योंकि सुनीता पहले ऐसी नहीं थी। सुनीता का जो व्यवहार है वो बहुत खुशी वाला था। वो कभी किसी से गुस्सा नहीं होती थी, लेकिन अब वो बहुत बदल चुकी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। तो ऐसा ही चलता रहा। रमेश ने भी इग्नोर किया। तो हो सकता है कि प्रेग्नेंट है, उसका मूड स्विंग हो रहा हो, उसको प्रेगनेंसी की वजह से ही ऐसा हो। लेकिन ये सब मामूली बात नहीं थी। ये आगे चलकर रमेश को पता चलता। एक रात क्या होता है कि रमेश सुनीता के पास लेटा हुआ था और देखता है कि सुनीता अपने आप कुछ बोलने लगती है, लेकिन उसका समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोल रही थी। उठ के खड़ी हो जाती है, बाहर को चलने लगती है, कुछ नहीं देखती, वो इधर उधर तो चलने लगती है जैसे कि उसको कोई होश नहीं हो। तो रमेश को ऐसा लगता था कि वो नींद में चलने की उसको आदत हो गई है, तो वो उसको कुछ नहीं बोलता। ऐसा ही 3-4 दिन चलता रहता है। रमेश एक दिन सोचता है कि मैं आज पता करके रहूँगा कि ये हो क्या रहा है। तो उसका हाथ पकड़ के वो साथ में ही लेट जाता है और देखता है कि आज अगर ये उठेगी तो मैं देखूँगा कि क्या हो रहा है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों सो जाते हैं। रात के 2-3 बजे के बीच बीच वो देखता है कि सुनीता अपने आप सीधी बेड पे खड़ी हो रही है। वो सीधी बेड पे खड़ी हो रही है, उसको कोई होश नहीं है। ये देख के रमेश हैरान रह जाता है, और ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी, लाल हो चुकी थी उसकी आंखें। चेहरा भी उसका बिल्कुल लाल हो चुका था। वो सुनीता नहीं लग रही थी। तभी वो रमेश की तरफ देखती है और बोलती है, ये सिर्फ मेरे यहाँ और मैं इसे ले जाऊंगा। ये सुनीता की आवाज़ नहीं थी, ये एक किसी मर्द की आवाज़ लग रही थी। बहुत भारी आवाज़ थी। रमेश हैरान था कि ये आवाज़ किसकी हो सकती है, और तभी वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है। सुबह होती है। वो डरता डरता सोचता है और उस कमरे की तरफ जाने लगता है और देखता है कि सुनीता ठीक होगी। वो मन ही मन सोचता और
काफ़ी टेंशन में था। तभी वो रूम में जाके देखता हो तो सुनीता एकदम नॉर्मल बेड पे पड़ी हुई है, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। रमेश उसको उठाता है और उससे बोलता है कि रात तुमने ऐसा क्यों किया। सभी जो रात को उसके साथ हुआ, जो सुनीता ने किया, वो उससे बोलता है, लेकिन सुनीता को कुछ भी याद नहीं था, मानो कि उसने कुछ किया ही ना हो। तभी रमेश को लगता है कि ये सब सुनीता नहीं कर रही, इसके अंदर जो है कुछ तो है जो इस दुनिया से अलग है और सुनीता से उसका कोई वास्ता नहीं है, वो सब ये चीज़ कर रहा है। अब रमेश को यकीन हो गया था। रमेश ने बिना सोचे उसके घर वालों को फ़ोन लगाया और आगे से उसकी मम्मी ने जब कॉल अटेंड की तो सारी जो रात को वार्ता हुई, जो रात को घटना घटी, वो सारी उसने उसके परिवार को बता दी। लेकिन सभी चुप थे। रमेश को लग रहा था कि कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये बात विश्वास करने के योग्य है ही नहीं थी। कोई भी पहले बिना देखे इस बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो रमेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन आखिर में उसकी सास बोलती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन आज एक नींबू उसके सराहने के नीचे रख देना। अगर नींबू काला हो गया तो ये तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है, ये किसी दवाई के बस की बात नहीं है, तो हमें आना ही होगा। तो रमेश पहले तो हैरान हो जाता है कि इससे क्या होगा, लेकिन उनकी बात मान के वो रखने के लिए रेडी हो जाता है। रात के 10 बजते हैं। रमेश उठता है और चोरी चोरी बड़े ध्यान से, बड़ी केयरफुली वो उसके सराहने के नीचे नींबू रखाता है और वहीं सो जाता है। फिर 2 बजे रमेश उठता है और देखता है कि सुनीता भी सामने खड़ी है, बेड पे खड़ी है उसके सामने, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रही हो कि कब ये उठे और कब मैं इससे बात करूं। तभी वो बोलती है उसी भारी आवाज में, उसी मर्द की आवाज में। ये सुनीता की आवाज अब भी नहीं थी। वो बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता था? तुम सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? ऐसा बोल के वो सिराने से नींबू को उठा लेती है और अपने हाथ से उसे कुचल देती है। रमेश बहुत डर चुका था। उसकी डर की कोई सीमा नहीं थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो 1 मिनट भी वहाँ स्टे नहीं कर सकता था। जैसे तैसे वो सुबह का इंतज़ार करता है। जैसे ही पहली किरण उसके चेहरे पे लगती है, सुबह होती है, तो वो फिर से सुनीता की माँ को कॉल लगाता है और बोलता है कि रात ये सब हुआ। सारी वार्ता, वो रात जो भी हुआ, वो उसको सुनाता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम आज ही निकलते हैं, आज ही हम आपके पास आते हैं। वो घर आते हैं और देखते हैं कि सुनीता में कुछ तो चेंज है। उसका फेस वैसा नहीं लग रहा, कुछ तो चेंज है। वो सभी बैठ के चाय पीते हैं, बातें करते हैं। बातें करने से सुनीता थोड़ा अलग लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ नॉर्मल थी। वो भारीपन आवाज़ में नहीं था। बातें करते हैं, सभी खुश थे, सभी बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात उस रात की होती है, सुनीता से पूछा जाता है कि उस रात ये कैसे हुआ, क्यों किया, और तूने ऐसी आवाज़ क्यों निकाली? तो सुनीता बिल्कुल चुप रह जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसको भी गाइस पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसी आवाज़ वो क्यों निकाल रही है। तभी बातें करते हैं और सुनीता एक तरफ कमरे की ओर देखने लगती है और उसी तरफ देखी जाती है जैसे उसको कोई दिखाई दे रहा। सभी उससे पूछते हैं क्या हुआ सुनीता। सुनीता की मम्मी उससे आवाज़ लगाती है, सुनीता मेरी बात सुनो बेटा। लेकिन सुनीता का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो एक टक उस तरफ देखी जाती है। तभी सुनीता की माँ उसे बुलाती है, उसे पकड़ के बुलाती है और सुनीता उसकी तरफ देखने लगती है, मानो जैसे वो सुनीता नहीं है, वो कोई और ही है। वो सभी समझ जाते हैं कि ये उनके बस की बात नहीं रहे और ये किसी दवाई से सही होने वाली भी नहीं है। तो वो किसी तांत्रिक को बुलाने की कोशिश करते हैं और संपर्क करते हैं किसी तांत्रिक से। वो कोई नॉर्मल तांत्रिक नहीं था, वो उस इलाके का बहुत मशहूर तांत्रिक था। वो उसको बुलाते हैं और साथ ही में वो एक मौलाना को भी बुला लेते हैं कि सभी विधि विधान से सब कुछ हो जाए, कोई भी बात ऐसी ना रहे जिससे आगे जाके इन दोनों की ज़िंदगी में कोई परेशानी हो। वो दोनों को बुला लेते हैं
लेकिन जब अगली रात तांत्रिक घर आता है, अभी वो घर के दरवाजे पे ही था। एंटर करने लगता है तो बोलता है, इस घर में आपके सिवा कोई और भी रह रहा है, तुम अकेले नहीं हो। तभी वो सुनीता की तरफ देखता है और देखता है कि और बोलता है कि इस लड़की के साथ कोई और साया भी है, बहुत खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। सभी हैरान रह जाते हैं, कांपने लगते हैं, सब सभी के हाथ सुन पड़ जाते हैं। रात की विधि विधान शुरू हो जाते हैं, मंत्रों की आवाजें आने लगती है सभी घर में। सारे घर में धूप की सुगंध फैल जाती है। इधर से जो तांत्रिक था वो मंत्र पढ़ रहा था और उधर से वो मौलाना था वो अर्ज दुआ कर रहा था। पूरा विधि विधान से काम हो रहा था। पहले सब शांत था, लेकिन जैसे जैसे विधि विधान तेज होता गया, मंत्रों की आवाज तेज होती गई, फिर से सुनीता चिल्लाने लगी और उसी आवाज में बोलने लगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, तुम इसे नहीं रोक सकते। सभी हैरान थे, ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने अपनी क्रिया नहीं छोड़ी, वो मंत्र पढ़ता रहा, उधर से दुआ भी मौलाना पढ़ते रहे। ऐसे ही सब चलता रहा, तेज तेज मंत्र। पूरा घर मानो जैसे एक तंत्र क्रिया में बदल चुका हो। पूरे मंत्रों की आवाज, धूप की सुगंध पूरे घर में फैल चुकी थी। सभी बहुत सीरियस थे, बहुत हैरान थे। आगे एक पल का भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तभी सुनीता जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। फिर तांत्रिक बोलता है, अब ये ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये सारी उम्र के लिए ठीक है। कभी भी ये बीमार पड़ सकती है, दोबारा इसको इसी चीज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे उस महल से और उस पेड़ से दूर रखना। अगर ये उस पेड़ के पास और उस महल के पास गई तो ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। आज भी गाइस सुनीता को कभी कभी अपने शरीर में बदलाव दिखाई देता है। उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता है कि कभी कभी सुनीता सुनीता नहीं होती, उसकी आवाज में वही भारीपन हो जाता है। ये बात अमावस की रात को ज्यादा देखने को मिलती है। अभी भी सुनीता का पीछा उस जिन ने नहीं छोड़ा। सो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज करें। जैसा सुनीता के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। हो